हिंद स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट 2026 के लिए हम आपको फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पर। आज की यह हमारी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी परीक्षा में जो सीडीपी पूछा जाता है 30 प्रश्न आज की इस क्लास में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे इस बार। ठीक है, तो चलिए पूरी क्लास को जरूर देखिए क्योंकि ये क्लास जो है परीक्षा पैटर्न पर आधारित है और एकदम नए प्रश्नों के साथ आपके सामने यह क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आज से पहले इस प्रकार के प्रश्न आप शायद नहीं देखे होंगे सीटेट में। चलिए आज की क्लास में 30 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। मॉडल टेस्ट पेपर है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन कर रहा है शारीरिक वृद्धि, बी ऑप्शन कर रहा है मानसिक परिवर्तन, सी ऑप्शन कर रहा है संपूर्ण व्यक्तित्व में कर्मिक परिवर्तन और डी ऑप्शन कर रहा है केवल बौद्धिक विकास। चले, ये एकदम नया प्रश्न है, आज से पहले ये प्रश्न आप शायद नहीं देखे होंगे। यकीन करिए अगर आपने 30 प्रश्न देख लिया तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उत्तर किस प्रकार से इसका निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? शारीरिक वृद्धि। यहाँ पर सिर्फ शारीरिक वृद्धि की बात किया जा रहा था, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा क्योंकि बाल विकास जो है बालक के समग्र विकास का अध्ययन करता है, ये बात आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, और बी ऑप्शन कह रहा है कि मानसिक परिवर्तन। देखिए सिर्फ यहाँ पर मानसिक की बात किया इसलिए हमें यह भी काटना पड़ेगा। और हमारा सी ऑप्शन कह रहा है कि संपूर्ण व्यक्तित्व में क्रमिक परिवर्तन, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ? अभी मैंने जस्ट बताया कि विकास एक निरंतर और समग्र प्रक्रिया है, आपको पता होगा, जो व्यक्ति के सभी पहलुओं में परिवर्तन लाती है। तो यह हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन तो हमारे ट्रिक के हिसाब से कट जा रहा है क्योंकि यहाँ पर केवल शब्द यूज हुआ। केवल बौद्धिक विकास का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बाल विकास का जो अर्थ होता है वह होता है संपूर्ण व्यक्तित्व में क्रमिक परिवर्तन। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो निकलेगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको इस प्रकार के प्रश्न इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रश्न यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसके बाद प्रश्न स्टार्टिंग यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हम कुछ नया आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि अधिगम का अर्थ है। लर्निंग का आपसे अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होता है? ए ऑप्शन कर रहा है केवल ज्ञान प्राप्त करना, बी ऑप्शन कर रहा है अनुभवों के आधार पर व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, सी ऑप्शन कर रहा है परीक्षा पास करना और डी ऑप्शन कर रहा है केवल कक्षा में सुनना। चलिए अब आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए कि लर्निंग जिसे आप अधिगम कहते हैं इसका अर्थ क्या होता है। चलिए ए बी सी डी उत्तर बताते रहिए आप लोग। देखिए लर्निंग का अर्थ कतई कतई नहीं होता कि केवल कक्षा में सुनना, ठीक है, परीक्षा में पास होना यह भी नहीं होगा, केवल ज्ञान प्राप्त करना। क्या अधिगम का अर्थ सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही होता है? तो बिल्कुल नहीं होता, इसलिए यह भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। अब जो ऑप्शन बचा है बी यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनुभव के आधार पर व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, यही हमारा अधिगम का अर्थ होता है और आपको याद करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर है अगला प्रश्न में। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। ए ऑप्शन कर है अचानक, बी ऑप्शन कर है असंतुलित, सी ऑप्शन कर है निरंतर और क्रमिक और डी ऑप्शन कर है स्थिर। जल्दी से बता दीजिए कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। चले बताइए। तो अभी मैंने वो पहले प्रश्न में ही बताया था कि विकास क्रमिक और निरंतर प्रक्रिया है, आपको याद करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर सबसे बेस्ट जो होगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन। आपको एक वाक्य जरूर याद कर लेना है कि विकास निरंतर और क्रमिक रूप से होने वाला परिवर्तन होता है या प्रक्रिया होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी से आपको सीटेट की प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक करनी चाहिए। सीटेट अपना पैटर्न चेंज कर चुका है, ये आप भी जानते हैं क्योंकि सिलेबस वही है लेकिन पूछने का तरीका इसका बदल चुका है। ठीक है,
चलिए सी ऑप्शन को यहाँ पर सही करिए, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप आज तैयारी करना चाह रहे हैं तो आज करिए, फिर कभी याद करना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तब भी आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पियाजे से। अगर आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं और सीडीपी हो या हिंदी हो, पेडागोजी के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपने पियाजे के बारे में नहीं पढ़ा, कोहल वर्ग के बारे में नहीं पढ़ा, वाइगोत्स्की को नहीं पढ़ा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 15 से 20 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं हर बार। ठीक है, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में आप ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं क्या रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा है। चलिए ए ऑप्शन कर रहा है संवेदी गतिज अवस्था, बी ऑप्शन कर रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन कर रहा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन कर रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए ए बी सी डी में से उत्तर बता दीजिए कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला है। सबसे पहले इन अवस्थाओं की जो उम्र होती है इन्हें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला जो हमारा इनका पियाजे का जो अवस्थाएं बांटी गई हैं 4 भागों में, पहली अवस्था है हमारी संवेदी गतिज अवस्था, जिसकी उम्र जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। आराम से ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, और इनकी दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र थी 2 से 7 वर्ष, ये जानते रहिएगा। और ये जो ठोस लिखा गया है सी ऑप्शन में, ठोस कहे या मूर्त कहें, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसकी अवस्था तीसरी अवस्था थी, ये अवस्था थी क्या 7 से 11 वर्ष। ठीक है, और चौथी जो अवस्था थी वो थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र थी 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, तो ये चौथी अवस्था थी। तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया था कि अंतिम चरण कौन सा है, तो अंतिम चरण वही होगा जो हमारा आखिरी अवस्था होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप भी चाह रहे हैं यूपी टेट हो या सी टेट हो, सभी की फ्री प्रैक्टिस बैच, तो आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर करिए एक बार। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की ने किस अवधारणा पर बल दिया था। आपको बताना होगा कि वाइगोत्स्की ने किस अवधारणा पर बल दिया था। ए ऑप्शन करें आत्मनिष्ठ विकास पर, बी ऑप्शन करें सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पर, सी ऑप्शन करें जैविक परिपक्वता पर और डी ऑप्शन करें व्यक्तित्व परीक्षण पर। चलिए कमेंट करिए वाइगोत्स्की ने किस अवधारणा पर बल दिया है। ए बी सी डी में से उत्तर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की ने जिस पर बल दिया था वो था सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पर। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पर वाइगोत्स्की ने बल दिया। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निकटतम विकास क्षेत्र, जिसे आप कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, किसका सिद्धांत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पियाजे का है, कोहल वर्ग का है, वाइगोत्स्की का है या थार्नडाइक महोदय का है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर जल्दी से आप लोग बताइए कि कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला है। चलिए जल्दी बताइए, ए बी सी डी में से उत्तर बताइए कौन सा होगा। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे आप निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं, इस सिद्धांत को देने वाले मनोवैज्ञानिक जो थे वो थे हमारे वाइगोत्स्की महोदय। इन्होंने ही यह सिद्धांत दिया था और इस प्रश्न का उत्तर आपको सी ऑप्शन को नोट कर लेना है। चले वाइगोत्स्की बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, याद करिएगा, मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न फिर से आएगा आपके पेपर में, 100% है, श्योर है रहना। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये जान जाए कि ये शब्द किसने दिया था। तो ये शब्द देने वाले कौन थे? वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। ठीक है, तो इतना आप जानते रहिएगा। ए ऑप्शन का है बच्चों को रटवाना, बी ऑप्शन का है शिक्षक द्वारा अस्थायी सहायता देना, सी ऑप्शन का है अनुशासन सिखाना और डी ऑप्शन का है स्वतंत्र अध्ययन। ए बी सी डी आप कमेंट करिए बस। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके फोल्डिंग का जो शब्द दिया गया है इसका अर्थ होता है शिक्षक द्वारा अस्थायी सहायता देना। ठीक है, अस्थायी सहायता देना, इस शब्द का अर्थ जो होगा यही होगा। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बी ऑप्शन को टिक कर दीजिए। ठीक, चलिए, परीक्षा तक आपको क्लासेज प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। परीक्षा तक, परीक्षा जिस दिन होगी उस दिन सुबह भी हम आपके लिए क्लास लाएंगे। यकीन करिए, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो सीटेट में 100 नंबर तो कम से कम ही पाएंगे। 100 से ऊपर सभी लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं खुद इस तैयारी को किया था और देखा था कि किस प्रकार से पढ़ा जाए कि अच्छा नंबर पाया जाए। और सीडीपी जैसे सब्जेक्ट में मैंने 30 में 30 पाया था। यकीन करिए, जिस दिन हम अपनी रिजल्ट या मार्कशीट आपको दिखाएंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। सीडीपी अच्छे से पढ़िए, पूरा नंबर सीडीपी का आता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि बालक की रुचियों को समझना किस सिद्धांत से संबंधित है। ए ऑप्शन कर है व्यवहारवाद, बी ऑप्शन कर है मानवतावाद, सी ऑप्शन कर है सामाजिक अधिगम और डी ऑप्शन कर है शास्त्रीय अनुबंधन। चलिए बताइए, ए बी सी डी में से उत्तर कौन सा होने वाला है। चलिए जल्दी कमेंट कर दीजिए कौन सा उत्तर होगा। चलिए, क्या पूछा गया था कि बालक की रुचियों को समझना किस सिद्धांत से संबंधित है। तो बालक की रुचियों को समझने की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वह हो जाएगा मानवतावाद। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा बी ऑप्शन से हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चले, एक शब्द दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेनफोर्समेंट का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। इसका अर्थ क्या होगा? क्या ए ऑप्शन होगा भूल जाना, बी ऑप्शन होगा प्रेरणा देना, या सी ऑप्शन होगा व्यवहार को सुदृढ़ करना, या डी ऑप्शन सजा देना। ए बी सी डी आप कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट आपका बंद नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग लाइव क्लास देख रहे हैं कमेंट करते रहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी करना तो जुड़िए, और सुबह 10 बजे क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें इसका अर्थ क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा व्यवहार को सुदृढ़ करना। रेनफोर्समेंट जो शब्द दिया गया है, इसका जो अर्थ होगा वह होगा व्यवहार को सुदृढ़ करना। इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अभी ये हमारा 10वां प्रश्न है। तो आज की क्लास में हम आपको 30 प्रश्न सीडीपी के लेकर आए हैं, और 30 प्रश्न नए प्रश्न हैं, आज से पहले आप कभी नहीं पढ़े होंगे। और इसी पैटर्न पर इस बार सीटेट का पेपर आने वाला है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक, चलिए बात करेंगे इस प्रश्न की। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च चरण कौन सा है। तो इन चरणों के बारे में अगर आप नहीं जानते तो एक बार जानिए। ए ऑप्शन करें प्राक संवेदी स्तर, बी ऑप्शन करें परंपरागत स्तर, सी ऑप्शन करें उत्तर परंपरागत स्तर, और डी ऑप्शन आत्म केंद्रित स्तर। चलिए जल्दी से बता दीजिए, यह कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए प्रश्न में भी एक प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको बताना है कि कोहल वर्ग ने दिया था। ठीक है, प्रश्न में आपको एक प्रश्न मिल गया। अगर बात करें कि सर्वोच्च चरण इनका कौन सा था, तो वो था क्या हमारा, बताइए, उत्तर परंपरागत स्तर। यही हमारा जो सी ऑप्शन है, यही हमारा सबसे सर्वोच्च चरण था कोहल वर्ग के नैतिक विकास का। ठीक, चलिए सी ऑप्शन को यहाँ पर सही करिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है
क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन कह रहा है परीक्षा परिणाम सुधारना, बी ऑप्शन कह रहा है रट कर याद कराना, सी ऑप्शन कह रहा है बालक के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना और डी ऑप्शन कह रहा है अनुशासन बनाए रखना। चलिए कमेंट करिए एक बार उत्तर कौन सा होने वाला है यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 11 का। देखिए पहली बात, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य परिणाम सुधारना नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है इसका उद्देश्य होता है कि बालक का सभी प्रकार से विकास किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब बी ऑप्शन में कह रहा है रट कर याद कराना। हमने आपसे पहले भी बताया था कि सीटेट के प्रश्नों में जहाँ पर भी आपको रटना शब्द मिल जाए या स्मरण मिल जाए या पुनः स्मरण मिल जाए, ये सब रॉन्ग आंसर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह भी हमें काटना पड़ेगा। अनुशासन बनाए रखना ये भी हमारा बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता, लेकिन जो उद्देश्य होता है वो होता है बालक के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना। अभी जस्ट मैंने बताया था कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास के लिए होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा क्या हुआ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले मैंने आपसे एक पोस्ट में पूछा था अपने यूट्यूब चैनल पर कि क्या क्लासेज आपको यूपी टेट या सी टेट की कौन सी ज़्यादा प्रोवाइड की जाए, तो लगभग 80% लोगों ने कमेंट करके बताया था कि हमें सी टेट की क्लासेज चाहिए। तो भाई साहब जब 80% लोग कमेंट किए थे और उस पर जो हमने एक क्या कहते हैं ऑप्शन दिया था, उस पे सबसे ज़्यादा लोगों ने सी टेट को ही चुना था, तो वो लोग क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी वो लोग टेंशन में क्या हैं कि फॉर्म भरेगा कि नहीं भराएगा, परीक्षा होगी कि नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि सीटेट आपके यूपी टेट से पहले होने वाला है इस बार। ठीक है, यूपी वालों से एक ही विनम्र निवेदन करेंगे कि अगर आप यूपी के चक्कर में पढ़ें तो मत पढ़िए, क्योंकि सीटेट भी आपके यूपी में वैलिड होता है। अगर आप सीटेट पास हो जाते हैं तो आप यूपी में भी टीचर बन सकते हैं और अदर राज्य में भी टीचर बन सकते हैं। ठीक, चलिए बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रमुख सूत्र क्या है? ए ऑप्शन कर रहा है आंशिक अधिगम, बी ऑप्शन कर रहा है प्रयत्न और त्रुटि, सी ऑप्शन कर रहा है संपूर्णता का सिद्धांत और डी ऑप्शन अनुबंधन सिद्धांत। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होने वाला है गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रमुख। देखिए गेस्टाल्टवाद का जनक किसे कहा जाता है, सबसे पहले ये बताइएगा गेस्टाल्टवाद का जनक किसे कहते हैं, कमेंट करिए। ये तो बहुत ही सिंपल और फैक्ट पर आधारित प्रश्न है कि गेस्टाल्टवाद का जनक किसे कहा जाता है। चलिए तब तक हम अपने उत्तर को देखते हैं। तो बात करें गेस्टाल्ट सिद्धांत का जो सूत्र था, वो सूत्र था क्या बताइए, चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बिल्कुल। संपूर्णता का सिद्धांत यही होगा, हमारा यही था। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, ये बताइएगा, थॉर्नडाइक ने दिया था क्या? चलिए, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही करिए और इसका थॉर्नडाइक नोट कर लीजिएगा, प्रयत्न और त्रुटि का, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि शिक्षण और अधिगम में संबंध कैसा है? कैसा संबंध है? ए ऑप्शन कह रहा है दोनों अलग-अलग हैं, बी ऑप्शन कह रहा है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सी ऑप्शन कह रहा है केवल शिक्षक पर निर्भर है और डी ऑप्शन कह रहा है केवल विद्यार्थी पर निर्भर है। चलिए, बताइए शिक्षण और अधिगम में कैसा संबंध है? जल्दी से कमेंट करिए शिक्षण और अधिगम में कैसा संबंध है। तो शिक्षण और अधिगम में अलग संबंध नहीं होगा, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये आपको एकदम फैक्ट पर आधारित ये प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिए और हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हमारी क्लास का एक ही सिद्धांत है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड की जाए। क्यों? क्योंकि हम आपको जब फ्री क्लासेज आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री प्रैक्टिस बैच ला रहे हैं, तो हमारा एक ही सिद्धांत है, अगर आप रोज़ाना 30 प्रश्न पढ़ रहे हैं तो जल्दी-जल्दी पढ़ें और समझें। ठीक है? ताकि आपकी परीक्षा आने तक लगभग हर सब्जेक्ट से हम आपको हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा दें। बाकी आपको क्लास कैसी लग रही है? यह हमारा सिद्धांत जो हमने सोचा है कि हर सब्जेक्ट से आपको हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाए, यह आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है? चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि बालक का प्रेरणा का बालक के अधिगम में क्या महत्व है? प्रेरणा का अधिगम जो होता है बालक के प्रति कैसा होता है यही आपसे पूछा जा रहा है। चले ए ऑप्शन का है कोई नहीं, बी ऑप्शन का है बहुत कम, सी ऑप्शन का है अत्यधिक और डी ऑप्शन का है अस्थायी। देखिए, ईमानदारी से कमेंट करिएगा कि क्या इस प्रकार के प्रश्न आपने आज से पहले कहीं पर पढ़ा है या देखा है? ज़रूर बताइएगा, ठीक है? फिलहाल पूछा क्या गया था कि प्रेरणा का बालक के अधिगम में क्या महत्व है? तो इस महत्व को जल्दी से बताइएगा तो सबसे अधिक महत्व इसका होता है, ठीक है? चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था? मल्टीपल जान रहे हैं तो जल्दी से बता दीजिए इसका सिद्धांत किसने दिया था? ए ऑप्शन कर रहा है पियाजे, बी ऑप्शन कर रहा है गार्डनर, सी ऑप्शन कर रहा है स्किनर और डी ऑप्शन कर रहा है बीनेट। जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर होने वाला है। चलिए, मल्टीपल मतलब जान रहे हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको उत्तर तो पता हो गया होगा कि गार्डनर ने दिया था, हमारा बी ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुबुद्धि के सिद्धांत को ही इंग्लिश वर्जन में रख दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको सीटेट के प्रश्नों को समझना पड़ेगा किस किस पैटर्न को फॉलो कर कर सीटेट प्रश्न नए नए ला रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग फेल हो रहे हैं। कैसे फेल हो रहे हैं ये सब समझना पड़ेगा। हर बार हर 6 महीने पर सीटेट की परीक्षा कराई जाती थी, लेकिन अब की बार नहीं हुई। इससे पहले जब 6 महीने पर सीटेट कराई जाती थी तो लगभग 20 से 25 लाख लोग फार्म डालते थे 6 महीने पर, ठीक है? लेकिन रिजल्ट जो है 3 से 4 लाख लोगों को होता था, बाकी सभी लोग फेल होते थे। तो आप अभी से तैयारी करते रहिएगा, मिस मत करिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि शिक्षक को विद्यार्थियों में अंतर क्यों समझना चाहिए? ए ऑप्शन करा है सभी को समान रूप से पढ़ाने हेतु, बी ऑप्शन करा है प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, सी ऑप्शन करा है शिक्षक की सुविधा के लिए और डी ऑप्शन करा है अनुशासन के लिए। चले, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि शिक्षक को विद्यार्थियों में अंतर क्यों समझना चाहिए। चलिए, इंडिविजुअल डिफरेंस। चलिए, बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा उत्तर सही होने वाला है। चले, बिल्कुल सही। देखिए, अनुशासन के लिए नहीं होगा, शिक्षक की सुविधा भाई साहब शिक्षक की सुविधा के लिए हम ऐसा नहीं कुछ कर सकते, ठीक है? सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाने के लिए हम आपसे पहले ही बताते हैं कि सभी बच्चों को आप समान रूप से नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बालक कोई तीव्र बुद्धि का, कोई मंद बुद्धि का, कोई सामान्य बुद्धि का, तो आप किस प्रकार से उसे सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाएँगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? इसलिए ये भी कट जाएगा। हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति जो है वह अलग होती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है? चलिए, बी ऑप्शन को नोट करिए और आगे बढ़िए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि संज्ञानात्मक असंतुलन किससे संबंधित है? ए ऑप्शन कोहलबर्ग से, बी ऑप्शन वाइगोत्स्की से, सी ऑप्शन पियाजे से और डी ऑप्शन थार्नडाइक महोदय से। चलिए, बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था अभी मैंने जस्ट बताया था कि पियाजे महोदय ने दिया था, ये आप जानते रहिए। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और थार्नडाइक महोदय ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वाइगोत्स्की महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था। जल्दी से कमेंट करिए कि वाइगोत्स्की महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था साइकोलॉजी के अंतर्गत। चलिए, बताइए कौन सा उत्तर होगा हमारा सही। वाइगोत्स्की महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो है ये हमारे वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा पियाजे होंगे, क्योंकि इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस अवस्था में बालक स्व केंद्रितता
प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन कह रहा है संवेदी गतिज अवस्था, बी ऑप्शन कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन ठोस संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन अवस्थाओं की उम्र को भी एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप जो लोग जान जाइए। पहला जो अवस्था होती है वो होती है संवेदी गतिज अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, आप लोग नोट करिएगा। और तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष। और चौथी अवस्था होती है 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था। ठीक है, इतना आप जानते रहिएगा। और बात करेंगे इस प्रश्न की उत्तर की, तो उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन बी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष तक। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसका है। ए ऑप्शन कह रहा है स्किनर का, बी ऑप्शन बंडूरा का, सी ऑप्शन थॉर्नडाइक का और डी ऑप्शन पावलोव का। जल्दी से बताइए कि अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है किसका है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा जो है ये 19वां प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि अनुकरण द्वारा सीखने का जो सिद्धांत दिया था वो था स्किनर का सिद्धांत। और पूछा जाए अगर आपने आपसे कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बालक की सृजनात्मकता, जिसे आप इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं, को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब आप बताइए कि सृजनात्मकता को विकसित कैसे आप करेंगे। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ए ऑप्शन करा है उत्तर बताने चाहिए, बी ऑप्शन करा है स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए, सी ऑप्शन करा है केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना चाहिए और डी ऑप्शन करा है गलतियों पर डांटना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा। देखिए, बालक तो करके ही सीखता है, पहले तो त्रुटियां होंगी लेकिन आप डांटेंगे नहीं। ठीक है, गलतियों पर आप डांट देंगे तो बालक डर जाएगा, कुछ नया करेगा ही नहीं। ठीक है, तो सृजनात्मकता जो है उसके अंदर कैसे विकसित होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑप्शन करें केवल पाठ्य पुस्तक पर, जहाँ पर भी केवल शब्द यूज होता है वो तो पहले ही काटिए, झट से काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये शब्द लगभग 99% होते हैं निगेटिव बन जाते हैं। कभी काल जो प्रश्न ऑप्शन में दिए जाते हैं वो 1% होते हैं जो सही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है बी ऑप्शन में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, तो यही हमारा ऑप्शन हो सकता है। कैसे, आप कमेंट करिए एक बार। चलिए, यहाँ उत्तर बताने चाहिए तो उत्तर बताने से कोई मतलब नहीं, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा ये यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन किसका परिणाम है। ए ऑप्शन परिपक्वता का, बी ऑप्शन अधिगम का, सी ऑप्शन अभ्यास का और डी ऑप्शन प्रेरणा का। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर होगा ए बी सी डी में, और जल्दी से बता दीजिए तो। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से 5 सेकंड का और टाइम लीजिए और उत्तर बता दीजिए। तो चलिए अब हम आपको उत्तर बताने चले हैं। बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो होता है अधिगम। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लर्निंग होता है, लर्निंग जिसे आप सीखना कहते हैं। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किससे जुड़ा है। ए ऑप्शन गांधी जी से, बी ऑप्शन पियाजे से, सी ऑप्शन जॉन डीवी से और डी ऑप्शन वाइगोत्स्की से। लर्निंग बाय डूइंग, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, करके सीखना। ठीक है, चलिए गांधी जी, पियाजे, जॉन डीवी या वाइकोत्स्की महोदय। प्रश्न संख्या हमारा है 22 और इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए तो बात करेंगे लर्निंग बाय डूइंग, या सिद्धांत देने वाले थे जॉन डीवी महोदय। हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करिए और पूरी क्लास को देखा करिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आपके पेपर में आ सकते हैं। क्योंकि हमने पुराने पैटर्न को छोड़ दिए पीछे, क्योंकि अब हमें नया नया प्रश्न लाना है आपके लिए।
ठीक है। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि थॉर्नडाइक का प्रमुख सिद्धांत है। तो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था इसमें सबसे बेस्ट है, आप जान जाइए। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, संपूर्णता का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत या अवबोध का सिद्धांत। यहाँ पर तुरंत उत्तर दे दीजिए आप लोग कमेंट करके। चलिए, बिल्कुल सही, थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। उन्होंने सिद्धांत दिया था प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयोग किस पर किया, अगर यह पूछा जाए तो याद करिएगा, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो गया था। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि बालक की तैयारी की अवस्था किससे संबंधित है। तैयारी की अवस्था पूछा जा रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन करें परिपक्वता और अनुभव, बी ऑप्शन करें केवल अभ्यास, सी ऑप्शन केवल प्रेरणा और डी ऑप्शन केवल अनुशासन। चलिए, जल्दी से बताइए कि बालक की तैयारी की अवस्था किससे संबंधित है। ए बी सी डी, आप बस इतना कमेंट करेंगे हम जान जाएंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 24 है हमारा और उत्तर आप जल्दी से दे दीजिए। तो बिल्कुल सही, बालक की जो तैयारी की अवस्था होती है, रीडनेस जो होती है वो होती है हमारा परिपक्वता और अनुभव में। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न है हमारा 25वां, कह रहा है कि एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले क्या करेगा। ए ऑप्शन करें छात्रों को भयभीत करेगा, बी ऑप्शन करें छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेगा और सी ऑप्शन केवल व्याख्यान देगा और डी ऑप्शन छात्रों की गलतियों पर सजा देगा। हमने आपसे पहले ही बताया था कि किसी भी प्रकार की क्षति जो है वह छात्र को न हो, वही ऑप्शन आपको सही करना है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन करें छात्र को भयभीत करेगा। क्या आप एक शिक्षक होने के नाते छात्र को डरा धमका कर पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल नहीं होगा, छात्र भयभीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बी ऑप्शन करें छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल व्याख्यान देगा, आप क्लास में जाएंगे सिर्फ व्याख्या ही करते रहेंगे तो बालक सीखेगा कैसे, इसलिए हमारा कट जाएगा। और डी ऑप्शन का रहा है छात्रों की गलतियों पर सजा, ये शब्द ही अपने आप में निगेटिव है, इतना आप जान जाइएगा। ठीक, चलें, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अधिगम की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। ए ऑप्शन करा है श्रवण अधिगम, बी ऑप्शन करा है दृष्टि अधिगम, सी ऑप्शन करा है क्रियात्मक अधिगम और डी ऑप्शन मौखिक अधिगम। चलिए बताइए, अधिगम की सबसे प्रभावी विधि जो होती है वह कौन सी है। चलें, अधिगम आपको पता होना चाहिए कि अधिगम करके सीखने पर बल देता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा आपको तो पता चल ही गया होगा, क्रियात्मक अधिगम मतलब करके सीखना। ठीक है, तो यही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, इसलिए उत्तर हमारा इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, कुछ ही प्रश्न और हैं, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लक्ष्य तक ही है। ठीक, चले आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो करा कि बालक के मनोवैज्ञानिक विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। ए ऑप्शन करा है केवल परीक्षा के लिए, बी ऑप्शन करा है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, सी ऑप्शन करा है समय व्यतीत करने के लिए और डी ऑप्शन करा है अनुशासन के लिए। चले, जल्दी बताइए ए बी सी डी में उत्तर क्या होने वाला है। हमारा 27वें का उत्तर क्या है। तो बिल्कुल सही, जो हमारा देखिए यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि अनुशासन के लिए होगा नहीं, समय व्यतीत के लिए होगा नहीं, केवल परीक्षा के लिए होगा नहीं। हमारा उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक, यहाँ पर उत्तर आप लोग बी ऑप्शन को टिक करिएगा। इसके अलावा जितने भी लोगों ने ए सी डी उत्तर बता रहे हैं उनका सभी का सभी गलत ऑप्शन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रेरणा का सिद्धांत मुख्यतः किस पर बल देता है। ए ऑप्शन करें बाहरी नियंत्रण पर, बी ऑप्शन करें आंतरिक इच्छा शक्ति, सी ऑप्शन करें केवल इनाम पर और डी ऑप्शन सजा पर। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा इसमें सही होगा।
चलिए 28वें प्रश्न का उत्तर की बात किया जाए। प्रेरणा का जो सिद्धांत है मुख्यतः बल देता है, वह देता है आंतरिक इच्छा शक्ति पर, क्योंकि किसी को आप प्रेरित कर रहे हैं तो वह अंदर से प्रेरित होता है, बाहर से कैसे प्रेरित होगा, वह अंदर से प्रेरित होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 29 का क्या कह रहा है। चलिए कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान में इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है सभी बच्चे समान हैं। बी ऑप्शन कह रहा है सभी बच्चे अलग अलग क्षमताओं वाले हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कोई बच्चा बुद्धिमान नहीं होता और डी ऑप्शन कह रहा है सबकी बुद्धि एक जैसी होती है। अगर आपने ऑप्शन को सही से समझ लिया होगा तो आप उत्तर इसका दे सकते हैं। चलिए कैसे, आप ट्रिक देखिए इसमें क्या करा है। ए ऑप्शन में क्या करा है, सभी बच्चे समान हैं। आप ही बताइए कि क्या सभी बच्चे समान हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रकार से समान नहीं हो सकते। ठीक है, इतना आप जानते रहे, बहुत ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने बीटीसी डीएलएड ये सब करके आया होगा तो आपको पता होगा। ठीक, बी ऑप्शन का सभी बच्चे अलग अलग क्षमताओं वाले होते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है हमारा। सी ऑप्शन देखेंगे और डी तभी हम उत्तर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है कि कोई बच्चा बुद्धिमान नहीं होता। भाई ये आप कैसे कह सकते हैं कि कोई बच्चा बुद्धिमान नहीं होता, इसलिए हमें ये काट देना पड़ेगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि सबकी बुद्धि एक जैसी होती है। पहले मैंने बताया था कि सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, ये सब बालकों के प्रकार हैं बुद्धि के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि सबकी बुद्धि एक जैसी होती है, किस प्रकार से कह रहा है पता ही नहीं, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा और हमारा इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सार्थक अधिगम किससे संभव है या संबंधित है। ए ऑप्शन कह रहा है रटने से, बी ऑप्शन हमारा अनुभव और समझ से, सी ऑप्शन कह रहा है केवल सुनने से और डी ऑप्शन बिना प्रयास के। चलिए बताइए मीनिंगफुल लर्निंग का क्या अर्थ होता है। मीनिंगफुल लर्निंग, चलिए उत्तर बता दीजिए। बिल्कुल सही, इसका उत्तर जो होगा रटने से नहीं होगा, केवल सुनने से नहीं होता, बिना प्रयास के भी नहीं होता। हमारा उत्तर जो होगा वह होगा अनुभव और समझ से। ठीक है, अनुभव और समझ से ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। इसका उत्तर बी ऑप्शन सही करिए आप लोग। ठीक, चलिए देखिए ये रहा हमारा 30 प्रश्न, बाकी ये रही उत्तर कुंजी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस बार आपको लक्ष्य तक दे रहा है सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच, यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम की तो जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द हम आपके लिए ला रहे हैं अलग से थ्योरिकल क्लासेज। ठीक है, तो चलिए आज की सीटेट की इस क्लास में बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है जिसे आप परीक्षा में यूज करके अच्छा मार्क ला सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, अच्छे नंबर ला सकते हैं भाई, मार्क्स कह लीजिए। चलिए ठीक है, ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही था। धन्यवाद।